2023 में इंडिया साउथ अफ्रीका जाता है एक ओडीआई सीरीज खेलने, जहां पे संजू सैमसन 108 रन के एक नॉक खेलता है। उसके बाद उसको कभी भी ओडीआई में पिक किया नहीं जाता। 2024 टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अगर आपको याद है, शुभमन गिल उस स्क्वाड का पार्ट नहीं था, जायसवाल पार्ट था। लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया एक जिम्बाब्वे टूर पे जाता है, जहां पे शुभमन गिल कैप्टन बन के जाता है। उसके बाद 2024 के एंड पे इंडिया साउथ अफ्रीका जाता है टी20 सीरीज खेलने। शुभमन गिल और जायसवाल दोनों ही बीजीटी जहां ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था उसके लिए बिजी था, टेस्ट सीरीज के लिए। और संजू सैमसन को फाइनली टी20 खेलने का मौका मिलता है, लगातार खेलने का मौका मिलता है, जहां से उनका कैरियर पूरे तरीके से चेंज हो जाता है 2024 साउथ अफ्रीका टूर से। ठीक है, अब शुभमन गिल टी20 से बहुत लंबे टाइम तक बाहर थे। 2025 एशिया कप से पहले, एग्जैक्टली पहले अजीत अगरकर शुभमन गिल को इंडियन टी20 साइड का पार्ट बनाता है, स्क्वाड का पार्ट बनाता है और सीधा वाइस कैप्टन बना के डालता है। जब उनसे पूछा गया कि शुभमन गिल कहां बैटिंग करेगा, क्योंकि संजू तो ओपनिंग पोजीशन में बेहतरीन बैटिंग कर रहा है, तो ये उनका जवाब था अजीत अगरकर का कि शायद आप भूल रहे हो, संजू सैमसन को तभी मौका मिला जब शुभमन गिल टेस्ट के लिए बिजी थे, जब शुभमन गिल ओडीआई के लिए बिजी थे। अगर शुभमन गिल बिजी नहीं होते तो शायद संजू सैमसन को मौका नहीं मिलता। ये अजीत अगरकर का जवाब था। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल हमारा 3 फॉर्मेट प्लेयर है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है और उसका खेलना बनता है, उसको तो आप हर फॉर्मेट खेलते हुए देखोगे ही देखोगे। अब शुभमन गिल आ जाता है एशिया कप के स्क्वाड में। उसका क्या मतलब है, संजू सैमसन जो 8-9 महीने से ओपनिंग पोजीशन में टी20 में अच्छा कर रहा था, उसका ओपनिंग पोजीशन गया, क्योंकि अभिषेक शर्मा को तो आप टच भी नहीं करोगे और उस टाइम पे टच करना बिल्कुल जरूरी नहीं था। ही वॉज आवर बेस्ट टी20 प्लेयर। तो शुभमन गिल आ गया ओपनिंग करने। अगर आपको एशिया कप का फाइनल याद है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हम दुबई पे खेल रहे थे, संजू सैमसन नंबर 5 पे बैटिंग करने आता है। जो बंदा पिछले 7-8 महीने से ओपनिंग पोजीशन में बेहतरीन कर रहा था, वो शुभमन गिल की वजह से सीधा नंबर 5 पे बैटिंग करने आ गया। ठीक है, उसके बाद जो हुआ वो हुआ। टी20 वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा सा दिमाग आया कि नहीं, शुभमन गिल को लेके नहीं जा सकते, है ना। 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तो ईशान किशन आ गया था टीम में बेहतरीन डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बात। अब बताओ, ईशान के आने से भी बैटिंग पोजीशन किसका चेंज हुआ? पहले संजू सैमसन का चेंज हुआ और उसके बाद सिर्फ बैटिंग पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ, सीधा संजू वर्ल्ड कप से पहले टीम से भी बाहर हो गया। स्क्वाड का पार्ट था लेकिन प्लेइंग 11 से बाहर हो गया। अब संजू का फर्स्ट मैच 2026 टी20 वर्ल्ड कप में होता है नामीबिया के अगेंस्ट, क्योंकि अभिषेक शर्मा के पेट में दर्द था। संजू ओपनिंग करने आता है और 8 बॉल पे कुछ 22 रन बना के जाता है। स्टार्ट अच्छा था, 8 बॉल पे 22। अगला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट था इंडिया का श्रीलंका में। अभिषेक शर्मा वापस आ जाता है, मतलब संजू प्लेइंग 11 से फिर से बाहर, और अभिषेक शर्मा 4 बॉल पे 0 बना के सलमान अली आगा के बॉल पे आउट हो जाता है। तो बात यह है कि अभिषेक शर्मा तब तक बैट से बिल्कुल भी रन नहीं बना रहा था, बिल्कुल भी। लेकिन इंडिया ने प्लेइंग 11 में कभी चेंज नहीं किया। एक मैच पे चेंज किया था नामीबिया के अगेंस्ट, जहां पे संजू आया था क्योंकि अभिषेक शर्मा को पेट में दर्द था। हो गया बात। जब तक साउथ अफ्रीका के साथ हार के अहमदाबाद में इंडिया का फट के हाथ में नहीं आ गया था, तब तक हमारा कैप्टन सूर्या कुमार यादव संजू के सवाल पे हंस रहे थे, सरकजम थ्रो कर रहे थे, सरकजम पास कर रहे थे। संजू को किसके जगह खिला ले, ओहो अभिषेक को ड्रॉप कर दूं, ओहो तिलक को ड्रॉप कर दूं, ऐसा सोच था। और इसी तरीके से एग्जैक्टली इसी एटीट्यूड के साथ सूर्या कुमार यादव ने बात किया था संजू को लेके, है ना, जब तक साउथ अफ्रीका के साथ हार के फट के हाथ में नहीं आ गया था। उसके बाद संजू आया और संजू ने क्या किया मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक संजू प्लेइंग 11 से बाहर था टी20 वर्ल्ड कप में, एक बैट्समैन टॉप ऑर्डर पे कंसिस्टेंटली रन बना रहा था। वो कौन था? ईशान किशन। तो संजू के आने से आप उम्मीद करते हो, जो ईशान किशन ओपनिंग में लगातार अच्छा कर रहा है, इनफैक्ट जो सबसे टफेस्ट पिच था उस वर्ल्ड कप का श्रीलंका में प्रेमा दशा में पाकिस्तान के अगेंस्ट, उधर सिर्फ एक ही बैट्समैन चला, वो था ईशान किशन। उसके बाद भी संजू के आने से अभिषेक को टच नहीं किया। संजू के आने से जिसका बैटिंग पोजीशन चेंज हुआ है वो है ईशान किशन। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब जब वैभव सूर्यवंशी इस पिक्चर पे आ गया, तो आपके हिसाब से आप पे एक प्रेशर आ गया कि आप किसको बाहर करोगे। ईशान को आप बाहर कर नहीं सकते, आपके पास ओपनिंग पोजीशन में 2 लोग हैं, एक संजू सैमसन, एक अभिषेक शर्मा। इन दोनों में से आपको बाहर करना पड़ेगा। आप किसको बाहर करोगे, किसको बाहर करोगे? बाय द वे संजू सैमसन को अपने 7 पोजीशन में टी20 में खिला लिया, 7 पोजीशन में, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखोगे कि संजू या अभिषेक में किसको बाहर होना चाहिए वैभव के आने से, स्टैट्स वाइज अगर आप देखोगे,
संजू सैमसन 2024 जब से उनका करियर रिवाइव हुआ है, 2024 से अभी तक टी20 इंटरनेशनल में 638 बॉल फेस करके 1058 रन बनाया है, 166 का स्ट्राइक रेट है, 31.1 का एवरेज, 31.1 का एवरेज, 166 का स्ट्राइक रेट। उधर से अगर आप 2024 जहां से अभिषेक शर्मा का करियर भी स्टार्ट हुआ, अगर कंपेयर करोगे 2024 से अभिषेक शर्मा 870 बॉल्स फेस करके 1629 रन बनाए, 30.7 का एवरेज, 187 का स्ट्राइक रेट। एवरेज दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, संजू का 31.1, अभिषेक का 30.7 और स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का 20 ज्यादा है, 187, जहां पे संजू का था 166। लेकिन इधर आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज कंसिडर करना पड़ेगा, एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि अभिषेक शर्मा स्टेगनेंट था, परमानेंट था, कभी भी उसको ना ओपनिंग पोजीशन से हटाया गया। जब से उसका डेब्यू हुआ था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसके बाद से कभी भी ओपनिंग पोजीशन से हटाया नहीं गया, कभी भी ड्रॉप नहीं हुआ। जबकि संजू बार बार किसी कारण से ड्रॉप हुआ है, बार बार उसका बैटिंग पोजीशन चेंज हुआ है। शुभमन गिल आया तो प्लेइंग 11 से बाहर, शुभमन गिल प्लेइंग 11 में है तो संजू का बैटिंग पोजीशन नंबर 5, कभी नंबर 4 पे। ईशान आया तो बाहर, फिर ईशान के आने से बैटिंग पोजीशन भी चेंज हुआ। फिर नंबर फिर से वर्ल्ड कप के एंड पे जब हार के थोड़ा सा डर गए थे इंडिया, तब जाके ओपनिंग में फिर से वापस जगह मिला। संजू वाज नेवर कंसिस्टेंट, उसको वो स्टेबिलिटी कभी मिला ही नहीं कि मेरे भाई तू कुछ भी कर ले, तुझे हम ओपनिंग से हटाएंगे नहीं, तुझे हम कभी ड्रॉप नहीं करेंगे। बाकी सबके पास वो स्टेबिलिटी था, बाकी सबके पास। इसको आपको ये चीज कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभिषेक शर्मा का हायर स्ट्राइक रेट देख रहे हो तो उसका मतलब उसको ये मैसेज पास भी किया गया होगा मैनेजमेंट से कि भाई तू जितना तुझे फियरलेस खेलने खेल ले, अगर तू 2, 3, 4, 5 मैच में फेल भी होगा हम ड्रॉप नहीं करेंगे। वरना आप सोच के देखो, अगर संजू सैमसन वर्ल्ड कप के पहले 2 मैच पे 0-0 बनाता, वो तीसरे मैच पे नहीं होता, पूरे वर्ल्ड कप में नहीं होता, चाहे इंडिया हार के बाहर हो जाता, नहीं होता। लेकिन अभिषेक शर्मा एंड तक खेल के गया, एक बहुत ही खराब वर्ल्ड कप के बाद भी। अब क्योंकि दोनों का स्टेट्स ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम है, एवरेज सेम है, स्ट्राइक रेट में अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली आगे है थोड़ा बहुत, तो वैभव के आने से अगर प्रेशर बन रहा है किसको ड्रॉप करो, तो आप किसको ड्रॉप करोगे? आप देखो करंट परफॉर्मेंस किसका खराब है। जैसे आपने सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया, किस बेसिस पे? ओवरऑल स्टेट्स तो सूर्य का भी टी20 में शानदार, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया के हिसाब से, लेकिन सूर्य इसलिए ड्रॉप हुआ क्योंकि पिछले 2 साल से बैट से उतना परफॉर्मेंस नहीं था। तो अगर आप सिर्फ 2026 का देखोगे परफॉर्मेंस, कंपेयर करोगे अभिषेक और संजू का, अभिषेक 2026 में 23 इनिंग्स खेल के 514 रन बनाए, एवरेज सिर्फ 23.4 का, और स्ट्राइक रेट 185.6 का। स्ट्राइक रेट 2026 में 23 इनिंग्स के बाद अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 185.6 और एवरेज है 23.4। जबकि संजू का 2026 में 14 इनिंग्स पे 400 रन, एवरेज 30.8, स्ट्राइक रेट 181। मतलब सिर्फ अगर आप इस साल के स्टेट्स कंपेयर करोगे, क्योंकि इस साल सिर्फ 2-3 इनिंग्स नहीं, 23 इनिंग्स बहुत ज्यादा होता है। अभिषेक शर्मा ने 23 इनिंग्स खेला है, उसमें उसका एवरेज है 23 का, जहां पे संजू का एवरेज है 31 का ऑलमोस्ट, और स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। तो किसको ड्रॉप करोगे आप? अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, और 2 फैक्टर्स ऐड करते कि वैभव के आने से किसको ड्रॉप करना चाहिए। वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पे अभिषेक शर्मा का 17 का एवरेज था, स्ट्राइक रेट था 158 का, 17 का एवरेज 158 का स्ट्राइक रेट वर्ल्ड कप में, जहां पे संजू का एवरेज था 80 का, स्ट्राइक रेट था 199 का। दोनों में डे एंड नाइट का डिफरेंस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में, कहा 17 का एवरेज, कहा 80 का एवरेज, कहा 158 का स्ट्राइक रेट, कहा 199 का स्ट्राइक रेट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद भी अगर एक चीज आप कंसिडर करते कि नहीं वैभव के आने से लेफ्टी तो मिल ही गया, तो लेफ्टी राइटी संजू और वैभव को ओपनिंग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन ड्रॉप हुआ? संजू सैमसन। और मेरा इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं अभिषेक वर्सेस संजू करूं, मुझे दोनों बहुत पसंद है, दोनों बहुत पसंद है। मेरा वीडियो का पर्पस है कि सिलेक्टर्स का थॉट प्रोसेस क्या है, किस बेसिस पे लोग रूल बनाते हैं और सबके लिए रूल अलग क्यों है। ये जो पॉलिटिक्स चलता है, क्यों उनके कुछ प्लेयर्स फेवरेट बन जाते हैं और कब तक रहते हैं फेवरेट, और हमेशा संजू के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ये सवाल है। आप कोई कहेगा अभिषेक बॉलिंग भी करता है मेरे भाई, इसलिए रखता है टीम में, ऑलराउंडर। ये साल 23 इनिंग्स खेला है, उसमें से सिर्फ 9 ओवर डाला है, 9 ओवर, जिसमें 5 ओवर तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। लेकिन मेरा मेजर प्रॉब्लम क्या है, लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि अरे वैभव तो 2-3 मैच में फेल होगा ही होगा, वो हायर इंटेंट के साथ बैटिंग करता है ना। अभिषेक तो 2-3 मैच में लगातार फेल हो ही सकता है, हायर इंटेंट के साथ बैटिंग करता है। अरे संजू का भी स्ट्राइक रेट सेम है यार, वो भी 180 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है इस सीजन, ये पूरा साल।
वो भी उसी स्ट्राइकर से बैटिंग करे जिस स्ट्राइकर से अभिषेक और वैभव खेल रहे थे। उसको भी तो 2-3 मैच का हो सकता है ना कि अरे संजू तो हायर स्ट्राइकर से बैटिंग करता है यार, 2-3 मैच तो फ्लॉप जा ही सकता है। संजू के लिए रूल अलग क्यों? जो बीसीसीआई का पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल ही सामने आ गया जब जिम्बाब्वे टूर पे संजू को ड्रॉप किया गया। रेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। जब संजू का रिसेंट इंटरव्यू बाहर आया जहां उसने कहा है कि मैं जिम्बाब्वे सीरीज पे नहीं हूं, मैं कैसे डिसाइड कर लूं कि मैं ओलंपिक्स में खेलूंगा, है ना, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मुझे कोई नहीं कहेगा कि मुझे कैसे बैटिंग करना है। इसका साफ साफ मतलब उसको ड्रॉप किया गया। और मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बोलता हूं, पॉलिटिक्स कैसे चलता है मैं आपको एग्जैक्टली समझा देता हूं, ठीक है। अब इन्होंने गंभीर ने या फिर आगर करने मैनेजमेंट जो भी है, उन्होंने पूरा मैसेज पास कर दिया होगा जो भी स्टाफ जिम्बाब्वे पे जा रहे थे और जैसे भी टीम सिलेक्ट किया कि नहीं, संजू को बाहर रखो, है ना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैभव को 3-3 मैच मिले, अभिषेक को 3 मैच मिले ही मिले, तिलक वर्मा को 3 मैच मिले ही मिले। क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड हारने के बाद सबसे ज्यादा सवाल तिलक वर्मा के फॉर्म पे पूछा गया, सवाल अभिषेक शर्मा पे उठाया गया, है ना। तो अब ये सब सवाल क्यों उठता है कि तिलक को बाहर क्यों नहीं करते? ये सवाल तभी उठेगा जब संजू स्क्वाड में है। अगर स्क्वाड में और कोई बैट्समैन खास है ही नहीं तो वो सवाल उठाएंगे नहीं। तो हम चाहते हैं जिम्बाब्वे टूर पे तिलक वर्मा 3 की 3 मैच खेले, अभिषेक शर्मा 3 के 3 मैच खेले, वैभव सूर्यवंशी 3 के 3 मैच खेले। इसलिए संजू को बाहर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर संजू जिम्बाब्वे स्क्वाड में होगा और जब जब ये तीनों बैट्समैन में कोई एक भी फेल होगा, लोग बार बार पूछेंगे संजू को डालो प्लेइंग 11 में डालो, संजू को प्लेइंग 11 में डालो। ये सवाल, ये जो आउटसाइड नॉइज को अवॉइड करने के लिए संजू को स्क्वाड से बाहर कर दिया। आप स्क्वाड से बाहर कर दो, कोई ही नहीं कहेगा यार अभिषेक शर्मा फ्लॉप जा रहे हैं, प्रभ सिमरन को खिलाओ, यार तिलक वर्मा फ्लॉप है, प्रभ सिमरन को खिलाओ। प्रभ सिमरन के लिए कौन सवाल उठाएगा? इधर इनका जो कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से बाहर आ गया यार। आप प्रभ सिमरन सिंह को जिम्बाब्वे टूर के लिए लेके गए, उसका परफॉर्मेंस स्मैक पे पिछले 2 सीजन अच्छा रहा, विजय हजारे में अच्छा रहा, आईपीएल में अच्छा रहा, गुड इनफ, क्वालिफाइड। जिम्बाब्वे टूर पे अभिषेक शर्मा 3 मैच में 1 मैच नहीं चला, 3 मैच में 1 मैच। उसके बावजूद प्रभ सिमरन सिंह को 1 मैच नहीं मिला। आप सोच सकते हो क्या? 1 मैच। ईशान किशन लगातार कैच ड्रॉप कर रहा है, ईशान किशन लगातार रनआउट मिस कर रहा है, स्टंपिंग मिस कर रहा है, उसके बाद भी प्रभ सिमरन सिंह को 1 मैच खेलने का मौका नहीं दिया वीवीएस लक्ष्मण ने। इट वॉज कंप्लीटली डिसाइडेड, ये बहुत ही प्लान्ड था कि संजू को जिम्बाब्वे टूर से इसलिए बाहर करना है, इसलिए स्क्वाड से बाहर करना है कि आउटसाइड नॉइज को बिल्कुल पूरे तरीके से कम कर दे हम। क्योंकि अगर संजू रहेगा लोग चिल्लाएंगे अरे यार अभिषेक को बाहर करो, संजू को खिलाओ, अभिषेक को बाहर करो, संजू को खिलाओ, तिलक को बाहर करो, संजू को खिलाओ। ये अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ लिया प्रभ सिमरन सिंह कि उसको लेके जाओ, उसको एक भी मैच मत दो। चाहे अभिषेक रोज 0 बनाए, चाहे वैभव रोज 0 बनाए, चाहे तिलक रोज 0 बनाए, ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि प्रभ सिमरन सिंह को खिलाओगे। प्रभ सिमरन सिंह के लिए कौन क्वेश्चन करेगा? साफ साफ प्लान पता लग गया कि इनका ही प्लान था और इसी प्लान की वजह से ये लोग चाहते थे कि उनके फेवरेट्स को 3-3 मैच रोज मिले। इसी प्लान की वजह से इन्होंने संजू सैमसन को बिल्कुल भी स्क्वाड का पार्ट ही नहीं रखा। ये बहुत ही प्लान्ड ड्रॉप था, बहुत ही प्लान्ड, बिल्कुल भी रेस्ट दिया नहीं गया। एशियन गेम्स में है, क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं पता। आगे जाकर संजू कितने मैच पे चलेगा किसी को नहीं पता। क्या पता अगले हर सीरीज पे 1-1 मैच मिलेगा आप संजू को, वो भी कौन से पोजीशन में किसी को नहीं पता। क्योंकि वैभव ने तो जिम्बाब्वे टूर पे अपना काम कर दिया। अभिषेक चाहे कितना भी खराब करे, वो अगर वर्ल्ड कप में ड्रॉप नहीं हुआ, आप कहां से ड्रॉप होगा? अगर वर्ल्ड कप में ड्रॉप नहीं हुआ, अगर वैभव के आने से एक लेफ्टी बाहर ना होकर एक राइटी बाहर जाता है जो आपको वर्ल्ड कप जीता कर दिया है, तो अभिषेक कब ड्रॉप होगा? और वंस अगेन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि अभिषेक को ड्रॉप होना चाहिए, कि वैभव को ड्रॉप होना चाहिए, कि संजू को ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन क्या जस्टिफाइड है संजू को ड्रॉप होना? क्यों मैं 2023 से स्टार्ट किया हूं ये चीज। मैंने 2024 का आपको साइकिल समझाया, कैसे गिल जो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पार्ट भी नहीं था, उसको अगले सीरीज पे कैप्टन बनाया गया। जो गिल 135 का स्ट्राइक रेट था शायद उसका 2024 और 2025 के बीच में T20 में, उसको अपने वाइस कैप्टन बना के एशिया कप में डाला। लेकिन आपने कभी भी उसके बाद 2024 के बाद आपने कभी भी जायसवाल को कंसिडर नहीं किया। आपके पास हर चीज का जवाब होता है कि इसमें हम लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं। और जब जब कोई नया आया जो एक बंदा बलि का बकरा बना, वो हमेशा संजू सैमसन रहा है, चाहे परफॉर्मेंस हो चाहे परफॉर्मेंस ना हो। और ये जो पॉलिटिक्स है ये हर प्लेयर के बीच एक हिट्रेड जनरेट करेगा ही करेगा, हर प्लेयर के बीच। ये जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल खराब होगा बहुत ही गंदा खराब होगा। अभी जब जिम्बाब्वे वाला सीरीज हम जीते हैं, जहां पे अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस नहीं है, मैंने अभिषेक का पोस्ट देखा जहां पे उसने लिखा कि डिसअपॉइंटेड विद हिज परफॉर्मेंस, है ना।
ऐसा ही कुछ लिखा है, क्योंकि उसके अंदर भी अभी इनसिक्योरिटी जगेगा यार वैभव को देख के, कि वैभव रन बना के चला गया, मैं नहीं बना पाया, इनसिक्योरिटी जगेगा। अगर संजू सैमसन ड्रॉप हो सकता है, कोई और आने से अभिषेक भी ड्रॉप हो सकता है यार, किसी के अंदर भी वो कोई भी ड्रॉप हो सकता है कभी भी। ये चीज श्रेयस अय्यर के साथ भी हुआ है। अगर आप भूल रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी जो ओडीआई वर्षन था चैंपियंस ट्रॉफी का, दुबई में हम खेले थे, जो हम जीत गए थे, उसके पहले मैच पे श्रेयस अय्यर प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं था। उसको तो रात को कॉल आया कि विराट कोहली इंजर्ड है, तू आजा खेलने। तो किसको आप स्टेबिलिटी दे रहे हो? कौन है वो प्लेयर जो आपके हिसाब से उसको रोज बैक करेंगे? रूल सबके लिए डिफरेंट है, रूल सबके लिए डिफरेंट। और मुझे नहीं लगता किसी के पास भी बॉन्डिंग उतना क्लियर होगा, जो भी नए प्लेयर बाहर दूसरे स्टेट से आएंगे, जो बचपन से एक साथ है, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो शुभमन गिल, चीक है, वो लोग फ्रेंडशिप मेंटेन करेंगे, है ना, कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। बाकी किसी के साथ भी शायद बॉन्डिंग, वो टीम एज ए टीम कभी आपको खेलते नजर ही नहीं आएगा। सब अंदर अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब अंदर ही अंदर एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। इस टीम इंडिया में का अभी ये हो गया, सब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी अनफेयर, जो इंडियन क्रिकेट के लिए आगे जाके बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।